Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss about the last starter, that is rotor resistance starter. पिछले वाले एपिसोड्स में हमने स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ड्यूअल स्टार्टर, ये चारों स्टार्टर्स पिछले वाले एपिसोड्स में हमने स्टडी किए थे। उसमें ड्यूअल स्टार्टर स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करने के लिए नहीं था, हम फुल सप्लाई वोल्टेज ड्यूअल को लगाते थे और ओनली वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के लिए था। तो सिर्फ वो स्मॉल जो इंडक्शन मोटर्स रहते स्मॉल रेटिंग के बिलो 10 HP, तो उसके लिए हम यूज करते थे ड्यूअल स्टार्टर, बराबर। और बाकी के जो भी स्टार्टर थे, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो वो तीनों स्टार्टर्स फुल सप्लाई वोल्टेज हम वहाँ नहीं लगाते थे। कम से कम मतलब रिड्यूस वोल्टेज हम स्टार्टिंग में देते थे और स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करते थे, और आफ्टर सम टाइम motor catches the speed after some time, then at that time we are applying full supply voltage there. तो ऐसी मेथड्स थी वो 3 स्टार्टर्स को ऑपरेट करने की। लेकिन ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में कैसा है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में हम रोटर के जो मतलब रोटर को हम एक्सटर्नली रियोस्टैट रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करेंगे, मतलब रोटर के हर एक फेस को रेजिस्टेंस कनेक्ट किए होते हैं और वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करते थे मोटर का स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मतलब फुल सप्लाई वोल्टेज हम स्टेटर को अप्लाई करेंगे, यहाँ रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, और रोटर के साइड में रोटर को 3 रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट करेंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग में वो जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो मैक्सिमम पोजीशन में रहेंगे, और जैसे जैसे मोटर हमारी स्पीड पकड़ने लगेगी तो वैसे हम उस रेजिस्टेंस के जो स्लाइडर है, मतलब जो सर्कुलर स्लाइडर रहेगा, तो उसे हम रोटेट करेंगे और वो रेजिस्टेंस कम कम होते जाएंगे। और फिर जो नॉर्मल करंट मोटर को अप्लाई होता है आफ्टर कैचिंग द स्पीड ऑफ मोटर, मतलब मोटर ने एक बार स्पीड पकड़ लिया तो करंट जो स्टार्टिंग करंट वो जो स्टार्टिंग करंट सबसे पहले बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन स्पीड पकड़ने के बाद वो करंट रिड्यूस हो जाता है, तो फिर वहाँ रेजिस्टेंस हम रिमूव कर देंगे आफ्टर सम टाइम। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यही ऑपरेशन है। और पिछले वाले जो भी हमने स्टार्टर्स देखे थे तो वहाँ हमने क्या किया था, वो तीनों जो स्टार्टर थे जो सप्लाई वोल्टेज हम रिड्यूस करते थे, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, और स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते थे सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस करके, और आफ्टर सम टाइम फुल सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते थे, बराबर है। तो वो जो स्टार्टर्स है वो स्लिप-रिंग एज वेल एज स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यूजुअली दिस स्टार्टर मीन्स दिस 3 स्टार्टर्स आर ओनली यूज फॉर स्टार्टिंग द स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, क्योंकि स्लिप-रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर हम स्टार्ट कर सकते हैं उसी स्टार्टर से। लेकिन रोटर रेजिस्टेंस मतलब देखो, अगर हमने वही 3 स्टार्टर्स मतलब वही मेथड लगाएगी, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर है हमारी, और स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को हमने ऑटो ट्रांसफार्मर या तो फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसे स्टार्टर्स हमने कनेक्ट किए, तो ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा, रिक्वायर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन स्लिप-रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर की स्पेशलिटी क्या है कि हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं रोटर में, बराबर है। रोटर को हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग करंट कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में पॉसिबल है। तो अगर हमने उस स्टार्टर में मतलब वो स्टार्टर्स यूज करके स्लिप-रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर को अगर स्टार्ट किया, तो ये जो हमारी स्पेशलिटी है, तो इसका क्या फायदा, इसीलिए स्लिप-रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली स्टार्टेड विथ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, और जो स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है वो जो 3 मेथड्स हमने वहां देखे थे तो उससे वो स्टार्ट किए जाती है। तो इतना आप ध्यान में रखो। So as the external resistance can be added in slip-ring type of induction motor, so rotor resistance starter is useful in that case. तो ये सर्किट है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का, ये स्टेटर है, स्टेटर को हम फुल सप्लाई वोल्टेज अभी अप्लाई करेंगे, फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वहाँ कोई रिडक्शन नहीं होगा। और रोटर के जो स्लिप रिंग्स है, रोटर पर स्लिप रिंग्स रहेंगे यहाँ, क्योंकि ये स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है, तो स्लिप रिंग को हर एक स्लिप रिंग को हर एक ब्रश कनेक्ट किया है, एक एक ब्रश एक एक स्लिप रिंग को 3 फेजेस से 3 स्लिप रिंग्स 3 ब्रशेस, ठीक है। और ब्रशेस से हमने एक्सटर्नल कनेक्शन निकाल के मतलब एक्सटर्नली ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है हमारे लैबोरेटरी में रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब
रेजिस्टर बैंक रहती है और आप वो जो रोटर का रेजिस्टेंस है उससे हम वेरी कर सकते हैं। सर्कुलर स्लाइडर रहता है, वो जब आप घुमाते तो रोटर का रेजिस्टेंस एडजस्ट होता है एक्सटर्नली, ठीक है। तो यही है, ये सर्कुलर स्लाइडर है, रेजिस्टेंस का सर्कुलर स्लाइडर। उसमें 3 रेजिस्टेंसेस रहते हैं हर एक फेस के लिए अलग अलग। और अगर हमने ये स्लाइडर ऑफ पोजीशन में, तो आर फेस के लिए अगर ऑफ पोजीशन में, तो वाई के लिए भी ऑफ, बी के लिए भी ऑफ, तीनों के लिए ऑफ पोजीशन पर रहेगा। और जैसे ही हम वो वेरी करेंगे, मतलब स्लाइडर, सर्कुलर स्लाइडर, तो एक एक स्टड, अगर हमने इस स्टड पर ये फेज लाया तो दूसरा वाला फेज भी उसी पहले वाले स्टड पर जाएगा और तीसरा वाला फेज भी फर्स्ट स्टड पर जाएगा, ठीक है। और रोटर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। तो सबसे पहले फुल रोटर रेजिस्टेंस हमें अप्लाई करना है और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ने लगेंगी तब आपको वो रेजिस्टेंसेस कट आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फुल रेजिस्टेंस लगाएंगे रोटर को, मतलब मैक्सिमम पोजीशन में आपका रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब ये पहले वाले स्टड पर, ये स्टड, फिर ये स्टड और फिर ये स्टड, तीनों फेस का पहला वाला जो स्टड रहेगा उसमें आप रोटर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस रोटर को अप्लाई होगा और उसी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वजह से, देखो हमने इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको वहाँ इफेक्टिवली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखो, वही कंसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल है। तो इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, देखो स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ऐसा रहता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क, अगर ये सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमारा ये इंड्यूस ईएमएफ E2 रोटर में वो भी कांस्टेंट रहेगा, K कांस्टेंट है। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रोटर रेजिस्टेंस R2, आपको दिख रहा है, बराबर है। तो अगर आप मैक्सिमम रोटर रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम रोटर रेजिस्टेंस की वजह से सबसे पहले, मतलब स्टार्टिंग में तो रेजिस्टेंस बहुत मैक्सिमम है स्टार्टिंग में, तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत हाई मिलेगा, बराबर है। और दूसरी बात, अगर रोटर रेजिस्टेंस आपने रोटर में कनेक्ट किया है तो ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द रोटर सर्किट, द करंट इन द रोटर रिड्यूसेस एट स्टार्टिंग। तो अगर रोटर में करंट रिड्यूस हो गया, मतलब करंट I2 विच आर फ्लोइंग थ्रू द रोटर एट स्टार्टिंग, अगर वो रिड्यूस हो जाता है, तो I2 अगर रिड्यूस हो जाता है तो हमें पता है जो एम्पियर टर्न्स रहते हैं हमारे, वो रहते N1 I2 डैश इज इक्वल टू N2 I2, हमें पता है, बराबर है। ये प्राइमरी साइड है, स्टेटर साइड, और ये रोटर साइड, दोनों में ऐसे एम्पियर टर्न्स बैलेंस होते हैं। तो अगर ये करंट, रोटर का करंट रिड्यूस हो जाता है आपके रोटर के रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब मैक्सिमम रोटर रेजिस्टेंस आप लगा रहे तो रोटर का करंट रिड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ड्यू टू दैट ये N1 N2 तो कांस्टेंट ही रहते हैं, तो I2 अगर रिड्यूस होता है तो ये एम्पियर टर्न बैलेंस करने के लिए I2 डैश, और I2 डैश कैसा होता है, I1, मतलब स्टेटर का करंट I1 इज इक्वल टू I0, मतलब नो लोड करंट I0 प्लस I2 डैश मीन्स रिफ्लेक्टेड करंट ऑफ रोटर इन द स्टेटर। तो ये सारा I1 करंट रिड्यूस हो जाएगा, इस I2 डैश अगर रिड्यूस होता है तो ये I1 भी रिड्यूस होगा। मतलब सबसे पहले रोटर का करंट रिड्यूस होता है, अब हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं रोटर को, तो उसकी वजह से ये I2 डैश रिड्यूस होगा। I2 डैश रिड्यूस होने की वजह से ये I1 भी रिड्यूस होगा, क्योंकि I0 इज निग्लिजिबल, ये मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा नहीं रहता, तो I1 भी हमारा रिड्यूस होगा। तो स्टेटर का करंट भी रिड्यूस हो रहा है, रोटर का करंट भी रिड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है स्टार्टिंग टॉर्क, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑब्टेन इफ वी कनेक्ट द रोटर रेजिस्टेंसेस एक्सटर्नली इन द रोटर सर्किट, एंड सेकंड द स्टार्टिंग करंट आल्सो रिड्यूसेस। और थर्ड एक एडवांटेज हमें मिलता है, देखो cos फाई पावर फैक्टर क्या रहता है, इट इज इक्वल टू R बाय Z, हमें पता है। तो cos फाई 2 क्या रहेगा, R2 बाय Z2 एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में ZR2 नहीं रहेगा, रनिंग कंडीशन में जब आपका रोटर आएगा तब ZR2 होगा, बराबर है, रनिंग कंडीशन का इंपिडेंस। लेकिन स्टार्टिंग में ये इक्वेशन रहेगा cos फाई 2 इज इक्वल टू R2 बाय Z2। तो अगर रोटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो ड्यू टू हेवी रोटर रेजिस्टेंस, तो इन दैट केस ये पावर फैक्टर जो है ये भी आपको हाई मिलेगा रोटर में। तो ये 3 एडवांटेज हमें मिल रहा है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर अगर हम यूज करते हैं तो, ठीक है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की ये स्पेशलिटी है कि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप रोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्विरल केज में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर
ये जो है ये ओनली इट इज एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर आप ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर के लिए ही रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एप्लीकेबल है, इतना ध्यान में रखो। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम स्लिप रिंग और ब्रशेस में से ब्रशेस को कनेक्ट करते हैं, ब्रशेस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस और एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप मोटर स्टार्ट करेंगे स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, तो ये मैक्सिमम पोजीशन पे रहेंगे आपके रेजिस्टेंसेस, और आप वो रेजिस्टेंस का जो सर्कुलर स्लाइडर है वो मूव करते जाएंगे जैसे जैसे आपकी मोटर स्पीड पकड़ने लगेगी। तो ये स्लाइडर आप मूव करेंगे तो ये फर्स्ट स्टड से सेकंड स्टड, फिर सेकंड से थर्ड स्टड, और फिर डायरेक्टली पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कट आउट हो जाएगा। जब आपकी मोटर 70 to 80% ऑफ फुल लोड स्पीड पकड़ने लगेगी, तब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आपको कट करना है, और पूरा रेजिस्टेंस कट होने के बाद डायरेक्टली ये जो 3 स्लिप रिंग्स है वो आपको शॉर्ट सर्किट करनी है बाय रिमूविंग दिस ब्रशेस। फिर ब्रशेस का कोई काम नहीं, ब्रशेस को बाद में रिमूव करना है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना था तो हम ब्रशेस को कनेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस आफ्टर स्पीड जब आपकी मोटर पकड़ेगी, means after achieving a particular speed by motor, then these rotor resistances are cut out gradually। तो आफ्टर सम टाइम पूरा का पूरा रोटर रेजिस्टेंस जब कट आउट हो जाएगा तो डायरेक्टली स्लिप रिंग आपकी कनेक्ट शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए, तीनों की तीनों स्लिप रिंग, और ये ब्रशेस रिमूव होने चाहिए। और ब्रशेस क्यों रिमूव होने चाहिए? अगर रेजिस्टेंस आपका कट हो जाता है तो इस ब्रश का कोई काम नहीं है बाद में, तो ये ब्रशेस को रिमूव करना ही बेहतर है, क्योंकि हमने ब्रशेस को वहां रखा और फिर शॉर्ट सर्किट किया तो क्या होगा, ब्रशेस इस सर्किट में आ जाएगा, और ब्रशेस की वजह से जो लॉसेस होते हैं, मतलब वियर एंड टियर जो रहता है ब्रशेस का, वो ज़्यादा होगा और फ्रिक्शनल लॉसेस आपके बढ़ेंगे। तो ये ब्रशेस को रिमूव करना ही बेहतर है टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द मोटर। तो ब्रशेस को भी हम रिमूव करेंगे, और वो कैसे रिमूव करेंगे? बाय इंसर्टिंग द मेटल कोलार। मेटल कोलार की मदद से, मेटल कोलार आपको वहां इंसर्ट करना है, मतलब चालू जो मोटर रहेगी उसमें ही मेटल कोलर आपको डाल देना है। मेटल कोलर आप ये तीनों स्लिप रिंग को शॉर्ट सर्किट करेगा, और ये जो ब्रश है, ब्रश और ये रेजिस्टेंस, इसको वो लिफ्ट करेगा अपवर्ड, और वहाँ मेटल कोलर चला जाएगा और तीनों स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और बाद में नॉर्मल कंडीशन में आपकी स्लिप रिंग मोटर चली जाएगी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और रिक्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। फिर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर वहाँ इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, तो प्रोटेक्शन के लिए अगर मतलब आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन चाहिए, या तो फिर सप्लाई फेलियर प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब सप्लाई अगर फेल हो गया तो डायरेक्टली मोटर स्टार्ट ना हो, वो जो रेजिस्टेंस है इसे वो फिर से इंसर्ट हो जाए, और जब तक हम ऑर्डर नहीं देते मोटर को स्टार्ट होने की तब तक मोटर स्टार्ट नहीं होनी चाहिए डायरेक्टली। तो इसके लिए आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए, सप्लाई फेलियर मतलब नो वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो इतने सारे प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको एडिशनली क्या करना पड़ेगा, इस स्टार्टर में कॉन्टैक्टर कॉइल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कॉन्टैक्टर कॉइल अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। उस कॉन्टैक्टर कॉइल जो आप प्रोवाइड करेंगे वो और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। इंटरलॉकिंग का मतलब है जब आप रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर रहे होगे तो स्टार्ट करते समय ये जो कॉन्टैक्टर कॉइल है वो एनर्गाइज ना हो, वो एनर्गाइज करनी भी नहीं है। देखो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, एट दैट टाइम अगर आपकी कॉन्टैक्टर कॉइल एनर्गाइज हो जाती है तो वहाँ मिस ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देखो हम सर्कुलर, ये जो हमारा हैंडल है रोटर रेजिस्टेंस का, तो सर्कुलर हैंडल जब आप मूव करेंगे तो पूरा का पूरा मूव होने के बाद ये सारी रेजिस्टेंसेस जब कट आउट होगी तब आपको कॉन्टैक्टर कॉइल एनर्गाइज करनी है, मतलब वो ऑटोमेटिकली एनर्गाइज होनी चाहिए, ऐसी सेटिंग करनी है। तो कॉन्टैक्टर कॉइल हम दो फेजेस में लगाते हैं, एक तो RY या तो फिर RB, कोई भी दो फेजेस में कॉन्टैक्टर कॉइल आप कनेक्ट करेंगे तो वो एनर्गाइज कब होनी चाहिए, रोटर रेजिस्टेंस का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो एनर्गाइज होनी चाहिए, और वो जो कॉन्टैक्टर कॉइल है वो रोटर रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट होनी चाहिए। अगर ये कॉन्टैक्टर कॉइल किसी मतलब रोटर रेजिस्टेंस आपके पूरे कटआउट होने के बाद भी वो कनेक्ट होनी चाहिए कॉन्टैक्टर कॉइल रोटर रेजिस्टेंस को, नहीं तो ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि रोटर रेजिस्टेंस मतलब देखो जब आपका सप्लाई चला गया तो सप्लाई चला जाने के बाद
ये रोटर रेजिस्टेंस तो कट आउट ही रहेंगे, बराबर है। तो रोटर रेजिस्टेंस कट आउट होते हैं और सप्लाई फिर से रिस्टोर हो गया, सप्लाई फिर से आ गया, तो ये तो कट आउट ही हुए होंगे। तो कट आउट होने के बाद मतलब रोटर रेजिस्टेंस अगर कट आउट हुए होंगे तो डायरेक्टली आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी विदाउट दीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस, और बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग करंट वो खींच लेंगी और उससे आपकी मोटर डैमेज हो सकती है। तो उसकी वजह से ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को अगर हमने कॉन्टैक्टर कॉइल का प्रोटेक्शन दिया तो कॉन्टैक्टर कॉइल क्या करेगी, सप्लाई फेल होने के बाद रिस्टोर मतलब जब सप्लाई रिस्टोर होगा तो उससे पहले ही वो डी एनर्गाइज हो जाएगी। जब सप्लाई फेल होगा तो कॉन्टैक्टर कॉइल डी एनर्गाइजिंग हो जाएगी, और कॉन्टैक्टर कॉइल अगर डी एनर्गाइज होती है तो ये जो रोटर रेजिस्टेंस का जो सर्कुलर हैंडल है वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन मतलब ऑफ पोजीशन पे आना चाहिए। ऐसी सेटिंग अगर हमने की तो सप्लाई फेल्यूर प्रोटेक्शन हमें मिल सकता है, बराबर है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे क्या कहना है। तो so there is some special type of interlocking should be provided between the contactor coil which you are providing for protection and starting resistances which you are connected in the rotor circuit। दोनों में interlocking होनी चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक बात है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये जो है ये आप लोड कनेक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब विदाउट लोड जब आप मोटर स्टार्ट करते ऐसा ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सम लोड हम वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दैट मोटर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम इंसर्ट करेंगे रोटर रेजिस्टेंस में तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रोटर रेजिस्टेंस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बहुत मिल रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, और ड्यू टू दैट हायर स्टार्टिंग टॉर्क वी कैन कनेक्ट द लोड बिफोर स्टार्टिंग टू द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा फार लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर में बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की थ्योरी अभी मैं आपको दे देता हूँ। Slip ring type of induction motors are usually started with full line voltage across the stator terminals, and by introducing variable resistance in each phase of the rotor circuit, the external resistance in each phase of the rotor circuit not only reduces the current at starting instant but also increases the starting torque also due to improvement of power factor. The external resistance at the starting instant is introduced in the rotor circuit by taking rotor winding terminals out to the slip rings mounted on the shaft with brushes resting on them. As the motor accelerates, the external resistances is cut out in steps so that available electromagnetic torque remains maximum during the accelerating period. Ultimately, when the motor attains the normal speed, rotor winding is short-circuited automatically through the slip rings by means of metal collar, which is pushed along the shaft under the slip rings, touching them all there by eliminating the resistance of brush contacts on the slip rings. The brushes are then lifted to reduce wear and frictional losses. For no voltage and overcurrent, protective devices like contactor coil is also introduced here. It is also provided with some type of interlocking to ensure proper sequential operation of the line contactor and starter. This interlocking prevents the closing of stator contactor unless the starter is all in. Since slip ring type of motors develop high starting torque due to introduction of external resistance in the rotor circuit at the starting instant with reasonable starting current, therefore such motors can be started under load also. तो ये थ्योरी थी रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो आज हमने रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगले वाले एपिसोड में हम स्टार्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स अबाउट स्टार्टर्स, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोज आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू।